इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हम सभी लोग अभी बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं और आप सभी लोगों ने 12th की परीक्षा पास कर ली है और 12th की परीक्षा पास करने के बाद सबको निर्णय लेना पड़ता है कि हम किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज कहलाते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि जनरल कोर्सेज कहलाते हैं। हर कोर्स की अपनी अपनी विशेषता होती है और हर स्टूडेंट को 12th के बाद निर्णय लेना पड़ता है और उस निर्णय लेने के उपरांत उसका एक बहुत बड़ा जीवन का जो भाग है वो एक निर्धारित होता है कि वो आगे क्या करेगा, किस डिसिप्लिन में पढ़ेगा और आगे किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो कोर्स चलता है जिसमें नेट के माध्यम से स्टूडेंट्स आते हैं और वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि भारत में अभी भी 50% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, कृषि और उसकी संबंधित एक्टिविटीज़ पर निर्भर हैं। बहुत बड़ा भाग है, कृषि का बहुत बड़ा भाग है और हम दिन प्रतिदिन जनसंख्या के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, जीवन शैली बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ याद रखिए कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटती जा रही है, प्रति व्यक्ति उपजाऊ भूमि की उपलब्धता घटती जा रही है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है और उसी उद्देश्य से आप देखेंगे कि भारत सरकार, राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है और उसी हिसाब से कृषि क्षेत्र की जो एजुकेशन है उसमें भी सरकारें इसको और आगे बढ़ावा देना चाहती है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो भारत सरकार ने जारी की उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि अभी भी जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें लगभग 9% यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, लेकिन जो इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो एग्रीकल्चर से संबंधित स्टूडेंट्स का बहुत कम है, जो 1% के आसपास ही है। इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो आगे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उसमें क्या क्या स्कोप है। याद रखिए कि हर डिसिप्लिन अपने आप में छोटा और अपने आप में बड़ा नहीं होता है, लेकिन यह एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि बढ़ता रहेगा। इसमें बीएससी करने के बाद पीजी भी करते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो है पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और पीजी भी कई सब्जेक्ट्स में होती है, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से कई प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि पीजी होती है। और पीजी करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आगे एजुकेशन के हिसाब से रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो पीएचडी करते हैं। अच्छी बात है। तो बीएससी करने के बाद आपके कई एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं पहले डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रह चुका हूं, साथ साथ में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी रह चुका हूं, साथ ही मैं एमडी राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन भी रह चुका हूं, एमडी राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भी रह चुका हूं, एमडी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स भी रह चुका हूं और एमडी आरसीडीएफ भी रह चुका हूं। आप देखते हैं कि सरस ब्रांड का दूध पूरे राज्य में बिकता है और बाहर भी जाता है, उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि बीएससी ऑनर्स में करने के बाद कई एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। आप देखते हैं कि सबसे पहले खाद काम में आता है, बीज काम में आता है, सोइल काम में आती है। तो आप देखो कि सबसे पहले सोइल काम में आती है, तो सोइल की टेस्टिंग के लिए कई लेबोरेटरीज बनी हुई है। इसी तरह से सीड की टेस्टिंग के कई लेबोरेटरीज बनी हुई है। इसी तरह से फर्टिलाइजर की टेस्टिंग के लिए कई लेबोरेटरीज बनी हुई है। इसी तरह से आपका पेस्टिसाइड्स है, उनकी टेस्टिंग के लिए कई लेबोरेटरीज बनी हुई है। तो उनमें काम करने के लिए वही काम कर सकता है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ हो, दूसरा व्यक्ति जा नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर उत्पादन करने के लिए इनपुट काम में आते हैं, खाद, पेस्टिसाइड्स, सीड, बायो फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इस प्रकार से कई चीज़ें काम में आती है। तो इनको बनाने वाली कई कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारत में भी है और विदेशों में भी है। और कुछ तो ऐसी कंपनियां हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कई देशों में काम करती है एक साथ साथ में आप देखेंगे कि बीज में कई कंपनियां रिसर्च करती रहती है और अच्छे अच्छे बीज निकालती रहती है जो कि किसान के लिए फायदेमंद होते हैं। तो उसमें काम करने वाले कौन काम में कर सकता है? वही काम कर सकता है जो कि एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ हो, बीएससी कर रखा हो।
इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईसीआर की इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देखो राजस्थान में भी है, काजरी का नाम सुना होगा आपने। इसी तरह से भरतपुर में भी डायरेक्टरेट है, रेपसीड और मस्टर्ड का सेंटर है पूरा। आपने CSWRI मालपुरा टोंक का भी नाम सुना होगा, जहाँ शीप एंड वूल का जो रिसर्च सेंटर है। तो इस तरह से आपने बीकानेर का नाम सुना होगा, जिसमें कि अरीड हॉर्टिकल्चर के ऊपर रिसर्च सेंटर है। तो हम ये बता रहे हैं कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं पूरे भारत में और विदेशों में भी और राज्य में भी, उनमें साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो साइंटिस्ट वही काम कर सकता है जो कि BSc एग्रीकल्चर पढ़ा हो, PG कर रखा हो और आगे उसने काम किया हो। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी स्कोप है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं तरह तरह की, उनमें है। साथ साथ में आपने बात की कि एग्रीकल्चर इनपुट बनाने वाली चाहे बड़ी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसमें सब में BSc एग्रीकल्चर वाले और आगे पढ़े हुए काम में आते हैं। आप देखते हैं कि हम खाना खाते हैं, तरह तरह का आटा काम में लेते हैं, दालें काम में लेते हैं, तिलहन काम में लेते हैं, चीनी काम में लेते हैं, गुड़ काम में लेते हैं, और आजकल एक और कंसेप्ट आ गया है, तरह तरह की सब्जियां भी है और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक सब्जियां बिकती है, ऑर्गेनिक आटा बिकता है, ऑर्गेनिक बेसन बिक रहा है, ऑर्गेनिक तेल बिक रहा है। तो ये चीज़ें तब बिकती है जबकि मनुष्य उनके लिए अब स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हो गया है, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने से ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहता है हर व्यक्ति। देखो आप याद रखिए कि कोरोना ने ये बात जरूर प्रूव कर दी कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो हेल्थ है सबसे ऊपर। और इसी बात को इंगित करते हुए भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने सभी लोगों की हेल्थ की सुरक्षा को देखते हुए कई उपाय किए हैं कोरोना से बचाव के लिए। बहुत अच्छी बात है, और वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें चाहे वो इनपुट की बात हो, चाहे सीड की बात हो, इसी तरह से आप देखो कई राज्य सरकारों की ऑफिसेज है, भारत सरकार के ऑफिसेज है। तो राज्य सरकार के ऑफिसेज से पूरा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट चलता है, जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, कृषि पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं, उसकी भी भर्ती निकली हुई है, इसकी भी भर्ती होती है। AAO की भर्ती होती है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती होती है, AARO की भर्ती होती है, ARO की भर्ती होती है। साथ साथ में जितने भी स्टेट्स हैं, उन कई स्टेट्स में सीड कॉर्पोरेशन हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें भी सीड ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, और इससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है जो कि सीड का उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जैसे ही उत्पादन होता है खाद्यान्न का, दलहन का, तिलहन का, उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसकी ग्रेडिंग होती है, पैकिंग होती है, उससे पहले क्लीनिंग करते हैं, ग्रेडिंग भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, गोडाउनिंग करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इसमें कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती रहती है। उसमें तरह तरह का वैल्यू एडिशन होता है। आप देखते हैं गाय का जो दूध बनता है, उसके बाद में कई प्रोडक्ट बनते हैं, बिस्किट्स बनते हैं, आइसक्रीम बनते हैं, डेयरी वाइटनर बनता है। तो वैल्यू एडिशन का इतना स्कोप है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो आप देखते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में किसान को जो रेट मिलती है वो लगभग 35 से 40% ही मिलती है। बाकी जो है मार्जिन जो है बीच में जो लेयर्स हैं, मिडल मैन हैं, उनके माध्यम से काम में लिया जाता है, या फिर प्रॉफिट मार्जिन के रूप में काम में लिया जाता है। तो वैल्यू एडिशन के लिए इतने एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है जो कि प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स रखती है। वो क्या करती है कि अच्छी धनिया खरीदो, आप अच्छा जीरा खरीदो। हम जीरे की बात करते हैं तो राजस्थान में जीरा खूब होता है। अब जीरा कहाँ पैदा होता है? आप जानते हैं कि जालोर, बाड़मेर की साइड में खूब जीरा पैदा होता है। जब धनिया की बात करते हैं तो आप हाड़ौती में आइए, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, उस एरिया में खूब धनिया पैदा होता है। तो हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर BSc में करने के बाद स्कोप बहुत मल्टीफेरियस हो जाता है सब तरफ। इसी तरह से राज्य सरकारों के साथ साथ सेमी गवर्नमेंट बॉडीज भी होती है। जैसे हमने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की बात की, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भी तरह तरह के बीज बनाता है, क्रॉप्स के भी बीज बनाता है, दलहन के भी बीज बनाता है, साथ साथ में वेजिटेबल्स के भी बीज बनाता है। पूरे भारत में इसके ऑफिसेज हैं, तो ये भी ऑफिसर्स रखते हैं, एग्रीकल्चर से लेते हैं। इसी तरह से सेमी गवर्नमेंट बॉडीज कई हैं जो कि इसमें एग्रीकल्चर से पढ़े हुए व्यक्ति को लेती है। तो साथ साथ में मैं ये बात कर रहा था कि एग्रीकल्चर का स्कोप बढ़ता जाएगा, कम नहीं होने वाला है, बढ़ता जाएगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें स्कोप
बनाया जाता है, बढ़ता है। आप जानते हो कि भारत कई चीज़ों का एक्सपोर्ट भी करता है, बासमती राइस का भी एक्सपोर्ट करता है, साथ साथ में अन्य कृषि के उपजे हैं उनको भी एक्सपोर्ट करता है। फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनके पैरामीटर्स होते हैं, मापदंड होते हैं। हर देश के अलग अलग मापदंड होते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। तो वो वही जान सकता है जो कि एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ हो, तो उसके लिए भी ऑफिसर्स रखते हैं जो एग्रीकल्चर पढ़े हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, चाहे आप भारत में बनाइए, आप बनाइए खाने की चीज़ें जितनी भी बनती है उनको पैक्ड आइटम जैसे भी होता है तो उस पर FSSAI का लाइसेंस लेना कंपलसरी है। आपने देखा होगा हर एक पैक्ड आइटम के ऊपर जो खाने की चीज़ें होती है उसमें लाइसेंस होता है। जब सीड की बात करते हैं तो आप देखो सर्टिफाइड सीड भी होता है, और TLC जिसको ट्रूथफुली लेबल्ड सीड भी बोलते हैं वो भी बनता है। अब जब बीज बनता है तो आप जानते हो कि ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है और सर्टिफाइड सीड होता है। ये सब साइंटिस्ट पैदा करते हैं, ये सब साइंटिस्ट पैदा करते हैं। और साइंटिस्ट कहाँ से आते हैं? वही BSc एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, फिर आगे और पढ़ते हैं, तो ये रिसर्च करके आगे से आगे तरह तरह के सीड बनाते हैं, तरह तरह की क्रॉप्स है। आप देखो कि आप जो है पानी, जैसा कि हमने बात की कि पानी, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घटती जा रही है, हकीकत है। न केवल भारत में, न केवल राजस्थान में, सब जगह पे। और पेयजल, पीने योग्य पानी, पोर्टेबल वाटर जिसको बोलते हैं, उसकी उपलब्धता भी घटती जा रही है और भूजल स्तर भी घटता जा रहा है। जब भूजल स्तर घटता जा रहा है और कृषि में सबसे ज़्यादा उपयोग पानी का होता है, कृषि में पानी का कुल हम उपयोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है तो कृषि क्षेत्र में होता है, दूसरे क्षेत्रों में कम होता है। तो पानी के कुशलतम उपयोग के लिए आप जानते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन आ गई, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ गया है, पॉली हाउसेज आ गए हैं, जिसमें कि हर चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। आप जानते हैं कि फर्टिगेशन भी होता है, जिसमें फर्टिलाइजर देते हैं तो सिंचाई भी हो रही है, सिंचाई के पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर भी देते हैं, जिसको फर्टिगेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ आज बात होती है कि हम उपज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मापना नहीं चाहते हैं, अब तो ये मापना चाहिए और ये मापा जा रहा है। और भारत सरकार भी इस पर जोर दे रही है कि आपने कितना पानी का उपयोग किया, 1 क्विंटल अनाज या दलहन पैदा करने के लिए आपने कितना पानी यूज किया, तो उसके कुशलतम उपयोग के लिए जो मापदंड है वो बदलते जा रहे हैं। तो पानी का कुशलतम उपयोग करने के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए, पॉली हाउसेज बनाने के लिए आपको तरह तरह के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है और वो ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है जो कि एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं। देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल में फ़र्क है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी सिखाई जाती है। फार्म्स होते हैं, वहाँ पे तरह तरह के ट्रायल्स लगाए जाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि आपको कंट्रोल प्लॉट और जो डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है उसमें कितना फ़र्क आता है और किन कारणों से वो फ़र्क आता है, प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आता है तो किन कारणों से आता है, वो स्टडी करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि चाहे वो सरकारी पद हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट के पद हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पद हो, चाहे वैल्यू एडिशन में काम करने वाली कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सीड सेक्टर में काम कर रही है, फर्टिलाइजर क्षेत्र में काम कर रही है, इम्प्लीमेंट्स बना रही है, पेस्टिसाइड्स बना रही है, तो उनमें भी एग्रीकल्चर के पढ़े हुए ग्रेजुएट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सब में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि आज की तारीख में ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कि हमने बात की बढ़ता जा रहा है। और हम राजस्थान के हिसाब से सोचते हैं, राजस्थान के पास सबसे बड़ा जो क्षेत्र है मार्केट का वो NCR पड़ता है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो सबसे बड़ा मार्केट है और राजस्थान के बिल्कुल पास है। तो उसका उपयोग करके यहाँ पर कई प्रकार के काम कृषि स्नातक खुद चला सकते हैं, खुद काम कर सकते हैं, अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित कर सकते हैं और मार्केट का फायदा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि अपने डिस्कस किया था, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अभी भी काफ़ी वैल्यू लॉस होता है, पूरी दर किसानों को नहीं मिलती, उसमें कई मिडल मैन हैं, तो उनको कैसे कम किया जा सकता है। और इसको कम करने के लिए याद रखिए तकनीकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत आवश्यक है। बिना तकनीकी के आजकल आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सब बातें आपको BSc में पढ़ाई जाती है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि कोर्स कोई भी हो, पढ़ते सब है, सीखते सब है, लेकिन सीखते कम है, पढ़ते ज़्यादा है और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होता है। तो आज की तारीख में उन व्यक्तियों की ज़्यादा ज़रूरत है जो कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा रखते हैं। आप देखते हैं कि किसान है, कोई किताबें नहीं पढ़ता है, महिलाएं बहुत काम करती है एग्रीकल्चर में, पशुपालन में महिलाएं और ज़्यादा काम करती है, लेकिन करते करते अभ्यास के माध्यम से उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है
वो इतना अच्छा हो जाता है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ जो साइंटिफिक नॉलेज जो डेवलप हो रहा है, उसको दोनों को सामंजस्य बिठा करके कैसे आगे बढ़ा जाए, जिससे कि हमारे भारत में हर चीज़ की उत्पादकता बढ़े। अभी भी कई फसलों में हमारी उत्पादकता कम है, चाहे हम पानी के इफिशियंसी के हिसाब से सोचते हैं या प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के हिसाब से सोचते हैं, तो हमारी कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और बढ़ाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर वही एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर के पढ़े हुए व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिए इसमें कि कोई भी कहाँ पर भी स्कोप की कमी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो कि अच्छी बातों को सीखे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है समय पर सीखे और समय पर सही निर्णय लें, समय पर सही गाइडेंस में सीखे। और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप प्रथम बारी सीखिए, लेकिन प्रथम बारी सही सीखिए, प्रथम बारी सही सीखिए, तो आप देखिए आपकी प्रगति आगे बहुत होगी। आप सब लोगों में इतना पोटेंशियल के उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आपको भी नहीं मालूम होगा कि आपको में कितना पोटेंशियल है। हर व्यक्ति में, हर जो 12th पास किया हुआ स्टूडेंट है जो कि आगे ग्रेजुएशन करना चाहता है, आप सब लोगों में इतना पोटेंशियल है डेवलपमेंट का कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे को भी मालूम नहीं था कि मेरे में कितना पोटेंशियल है, मेरे को भी मालूम नहीं था। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ कि अपनी सोच को आगे रखिए, कभी भी अपना लक्ष्य छोटा निर्धारित मत करिए, कभी भी लक्ष्य निर्धारित करिए और परिश्रम करिए, उसके लिए सही डायरेक्शन में काम करिए। कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। केवल इच्छा करने से कि मैं ये बन जाऊंगा, लेकिन काम नहीं करता कोई तो आगे नहीं बढ़ सकता है। यही बात अभी प्रूव हुई कोविड में। कई लोगों ने, सरकारों ने बड़ी बड़ी बातें की, हम ये कर देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई चीज़ें समय पर नहीं हुई। उसके कारण से कई व्यक्तियों ने जिंदगी खो दी जो कि खोने लायक नहीं थी। कोई कमी नहीं, सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए गए और धरातल पर उनको कार्य के रूप में परिणत नहीं किया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर में जो कोर्स चलते हैं ऑनर्स के, जो कि जेट के माध्यम से होते हैं, जिसकी एप्लीकेशन आपको भरना है, जेट के लिए अप्लाई अवश्य करें, यदि नहीं किया तो अभी भी करें, समय है, चूके नहीं। और लक्ष्य निर्धारित करके जेट की अच्छी तैयारी करें बिल्कुल, और अच्छी जगह पे एडमिशन लें। बढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। और आज की दुनिया में ये बात पक्की है कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज, पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति है, बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। हर व्यक्ति जब एजुकेटेड होगा तो वो अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स हो जाता है, और नॉलेज इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकता है, पढ़ना पड़ेगा। और अच्छी चीज़ें, वो चीज़ें पढ़नी है जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड है। तो अंत में आप सभी लोगों के बीच में आने का मौका मिला, इसकी बड़ी खुशी है। और साथ में जो कोविड चल रहा है और वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है, तो उन सब बातों को देखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम पूरा अपनाए रखें और वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इसी आशा के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।